हेलो बच्चों, जय हिंद। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आप सबके बीच में आज फिर एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें मैं कंप्लीट केमिस्ट्री एनडीए की सॉल्व करवा दूंगा। इस लेक्चर के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा केमिस्ट्री से स्पेशल रिलेटेड कि केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरह से हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है, किस तरह से फटाफट से उसमें चारों आंसर्स में से फाइंड करना है। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले भी हमारी क्लास लग चुकी है केमिस्ट्री की, बट उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज आपके बीच में जो हमारे लॉज हैं, जितने भी लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूसेक्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, उनके ग्राफ प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्लस मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो उनको किस तरह से हमें फटाफट से सॉल्व करना है तो आज आपके बीच में लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से एक बारी आप सब कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपको साइंस में कौन कौन से डाउट्स हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स 4-5 दिन के अंदर ही है आपका, तो उसको लेकर के कुछ जो सॉल्यूशन होंगे, कुछ जो डाउट्स होंगे वो हम आपके बीच में रखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सबसे पहली चीज़, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, और कौन कौन सी इजी ट्रिक्स हैं कि जिससे हम फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पर हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो समझते हैं इस बात को। तो नाम से क्लियर लिखा हुआ है भैया कि ऑक्सीडेशन हमने सॉल्व करके बतानी है। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, निकल जाना। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के ट्रिक्स भी बताता रहूँगा जिससे आप फटाफट से अपने क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर है इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाना, निकल जाना। इन तीनों क्वालिटीज़ को हम ऑक्सीडेशन के नाम से पुकारते हैं। इसी को ठीक उल्टा कर दें तो हमारा हो जाएगा रिडक्शन। इसी को ठीक उल्टा कर दें तो दिस इज द रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का निकल जाना, रिमूवल हो जाना, और या फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाना, गेन हो जाना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाना, उसमें गेन हो जाना। अब ये सीधी सी बात है, मान लेते हैं जिंक है हमारे पास। अब जिंक से क्या बन गया, Zn+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। अगर मैं इसे उल्टा करूं, Copper+2 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाऊं तो ये हमारा बन गया कॉपर। इसको हम बोल देंगे कि ये हमारी क्या होगी, रिडक्शन होगी। दिस इज द रिडक्शन। तो यहाँ पर अगर एरो से पहले हैं मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, और अगर एरो के बाद में है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन और दिस इज द रिडक्शन। इतनी बात हमें पता होना चाहिए। बट एग्जाम्स में हमें फास्ट कैलकुलेट करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। तो उसके लिए हमें सबको पता होना चाहिए, ये हमारी एक लाइन है, ये 0, ये +1, ये +2, +3, और यहाँ पे -1, -2, -3। तो अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा हूँ, अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा हूँ तो ये हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ तो ये हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है, अब जैसे मान लो मैंने लिखा कॉपर से बन रहा है Copper+2, अभी इस पर कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 0 है। अब कॉपर से 0 से +2 बन रहा है, मतलब मैं 0 से +2 की तरफ बढ़ रहा हूँ, मतलब मैं राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूँ, तो मतलब मेरी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा Al+3 से Al बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो, +3 से मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे अगर हम जनरली अगर हम चेक करें तो ऐसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पर हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया, मैंने लिख के दिया जिंक प्लस से जिंक +5 बन रहा है, ये मैंने लिख के दिया। अब यहाँ से हमारा क्लियर है, जिंक प्लस है यहाँ पर और यहाँ हम इधर चल रहे हैं, तो क्योंकि 5 इधर ही आएगा तो राइट की तरफ जा रहे हैं हम, तो मतलब हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसे यहाँ पे लिखा है Cobalt+2 से बन गया Cobalt0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 से हम 0 की तरफ आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ हम समझेंगे
कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। इससे हमारा कैलकुलेशन से पता लगेगा व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन। समझ लेते हैं। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रही हो, दिस इज नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे समझते हैं, कॉपर है प्लस जिंक सल्फेट है और बन गया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये बन गया हमारे पास। तो अगर हम चेक करें कॉपर कितना है, 0 है, तो इसका मतलब क्या हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे सल्फेट पे -2 का चार्ज है और यहाँ पे +2 का चार्ज है, तो 0 से हम +2 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। दिस इज द ऑक्सीडेशन। ऐसे यहाँ पे जिंक कितना है, +2 और यहाँ पे कितना है, 0, तो यहाँ 0 से +2 से हम 0 बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन से, ऐसी रिडक्शन हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे आएंगे, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्स में आपकी रिएक्शन बना के दे देंगे और आपको चेक करना होगा किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड, सही है, कॉपर की क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड मैं लिखता हूँ यहाँ पर जिंक सल्फेट गेट रिड्यूस्ड, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, क्योंकि जिंक की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो यहाँ से दोनों चीज़ों से हमें पता लग गया किसकी ऑक्सीडेशन होने वाली है और किसकी क्या होने वाली है, रिडक्शन होने वाली है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, वो इस ग्राफ से पता लग जाएगा। 0 से +1 +2 +3 इधर जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है, और -1 -2 -3 और इधर आ रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इस चीज़ को हमें ध्यान से रखना है, ध्यान से हमें इस चीज़ के बारे में जिक्र करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ें, अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक कर लेते हैं। तो आज के बाद आपको याद रहेगा, अगर मैं लिखता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, दिस इज द रिडक्शन। और अगर मैं लिखता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर मैं लिखता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जब एजेंट नाम में लग जाएगा तो उल्टा हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम प्लस बना, आप चेक करके बताओ एल्यूमिनियम कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया, ये हमने चेक करके बताना है। तो यहाँ से हमें पता है Cl पे -1 का चार्ज होता है, बिकॉज दिस इज द हैलोजन। तो Cl पे कितना हो जाएगा, -1, ये -3 और यहाँ कितना आ जाएगा, +3। तो +3 से हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ग्राफ में हम लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आने का मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, +3 से +1 की तरफ रिडक्शन हो रही है। और मैंने आपको बोला जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो AlCl3 कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस वन इज द करेक्ट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पूछा लेड ऑक्साइड, PbO से Pb बन गया, ये मैंने आपसे पूछा। तो आपसे मैंने पूछा यहाँ पे लेड ऑक्साइड कौन है, ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट देख लिए वर्ड में पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप लेड ऑक्साइड को देखो, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है और यहाँ पे लेड कितना है, 0। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। जहाँ पे अभी मैं वो रूल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे कोई अकेला होगा उस पर 0 का चार्ज होगा, जैसे यहाँ लेड अकेला है तो इस पर 0 का चार्ज है, यहाँ -2 और यहाँ +2, तो +2 से हम 0 जा रहे हैं, +2 से हम जा रहे हैं 0, मतलब हम ग्राफ में कहाँ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। मतलब क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। मतलब क्या हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। देखो कितनी सारी बातें, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं या ये ऑक्सीजन हट रही है, क्योंकि वहाँ तो लेड ही है अकेला। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और मैंने आपको बोला था जिसकी रिडक्शन होती है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कौन है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है। जैसे मैंने आपको लिखा लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड,
तो मैं बनाता हूँ लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का ट्वाइस, बिकॉज Pb पे +2 का चार्ज होता है तो NO3 पे -1 होता है, और इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, NaCl के साथ, तो ये हम 2 टाइम ले लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, PbCl2 + 2NaNO3। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है आपको चेक करके बताना है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इज दिस रेडॉक्स रिएक्शन, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये आपको चेक करके बताना है। तो भैया आप कैसे चेक करके बताओगे, चेक करना होगा सबसे पहले चार्ज चेक करना होगा। तो यहाँ पे लेड पे कितना चार्ज है, NO3 पे -1 होता है, तो ये -2 और लेड पे कितना हो गया +2। ऐसे यहाँ पे चेक करो, ये -2 और यहाँ कितना है +2, तो देखो यहाँ भी +2 है और यहाँ भी +2 है, मतलब लेड की ना तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है। ऐसे यहाँ चेक करो Na पे कितना चार्ज है +1, यहाँ पर चेक करो +1, तो यहाँ भी सेम है +1 कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ना तो ऑक्सीडेशन हो रही है और ना ही क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ से सीधा सा मतलब ये निकलता है कि दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की पहचान होती है कि सबसे पहले चार्ज निकालना। चलो एक बार देख लेते हैं चार्ज कैसे निकालते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दिया K2Cr2O7, मैंने आपको दिया क्रोमियम पे चार्ज बताओ, तो K पे कितना होता है, ये हेलिना की, दिस इज हेलिना की रब के साथ फरियाद, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, हेलिना की रब के साथ फरियाद, और इसके आगे है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमारा सेकंड ग्रुप है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ये जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको हम एल्केली मेटल्स बोलते हैं, ये जो सेकंड ग्रुप है जिसको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, इसमें क्या क्या फ़र्क है, इन सब पे चार्ज होता है +1 का और इन सब पे चार्ज होता है +2 का। तो इतनी बात आपको पता रहनी चाहिए किस पे कितना चार्ज होता है। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया है +1 का कहाँ होता है और +2 का कहाँ होता है, यहाँ होता है +1 का, यहाँ होता है +2 का। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, अगर यहाँ पे ग्रुप 17 होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसको बोलते हैं फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, ये फुल फॉर्म है इसकी, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, ये हेलोजेंस फैमिली होती है। 17 ग्रुप को हम बोलते हैं हेलोजेंस फैमिली, और इन पे चार्ज होता है -1 का। तो पता होना चाहिए हेलोजन फैमिली से पहले होता है 16th ग्रुप, वो कौन सी फैमिली होती है, ओ सुंदर से तेरे पोस्टर, ओ सुंदर से तेरे पोस्टर, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, अकाई इज द नेम ऑफ द कंपनी, अकाई टीवी। ऐसे यहाँ पे देखो हेलिना की रब के साथ फरियाद, ऐसे देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पीरियोडिक टेबल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ऐसे यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन है तो इन सब पे होता है -2 का चार्ज, जैसे इन सब पे होता है +1, इन पे होता है +2, ऑक्सीजन के सब पर होता है -2 और इन सब पे होता है -1। तो अगर आपको कोई भी चार्ज निकालना है, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो उससे पहले आपको ये सारे चार्ज क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया K2Cr2O7 वाला, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ मैं, K2Cr2O7, मैंने आपको बोला क्रोमियम पे निकालो, तो K पे कितना होता है +1, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो 2 × में 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, इसको मैं x मान रहा हूँ, ऑक्सीजन पे -2 है तो कितना हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0, तो 2x -12 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये 6 क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, किस पे आ गया, क्रोमियम पे आ गया। जैसे मैंने आपको बोला KMnO4 नेगेटिव पे बताओ, क्या बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर Mn का, पोटेशियम पर मैंगनेट पे ऑक्सीडेशन नंबर बताना है हमने Mn का। तो कैसे बताएं, K पे +1, यहाँ पे x, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो कितना आ गया 1 + x, और ये कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में 0 नहीं लिखना क्योंकि ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो इक्वल टू में -1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर +6, तो यहाँ पर भी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6 आ गई। ऐसे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए,
वो कौन कौन सी बातें हैं वो मैं यहाँ लिखता हूँ, Cl, Br, आयोडीन, Cn, OH, NO3, NO2, ONO, ठीक है। इन सब पे चार्ज कितना होता है, -1 का। अब इनका नाम क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनाइड, इसको साइनाइड बोलते हैं, इसको OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइल, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, और ONO को बोलते हैं नाइट्रेट। ये होता है नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रो, और ONO को बोलते हैं नाइट्राइटो, दिस इज नाइट्राइट, ऐसे बोलते हैं इसको। तो इन पे कितना होता है, -1 का होता है। CO3, SO4, CO3, SO4, ठीक है, C2O4, इन पे चार्ज होता है -2 का। इसको कार्बोनेट, इसको सल्फेट, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट, दिस इज नोन एज ऑक्जेलेट। तो इन पे कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें याद है ना, तो यहाँ से इजीली आप क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया K2SO4, अब SO4 पे -2 होता है, K पे +1 होता है, तभी मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ा, क्योंकि चार्ज मुझे क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं। यहाँ भी +2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्या पता लगाने के लिए, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, उसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन कितने तरह की होती है, बहुत सारी तरह की होती है, बट उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम बोल देते हैं डीपीपी रिएक्शन। अब ये हमें पता होनी चाहिए ये क्या, कौन सी रिएक्शन है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये जैसे P4 + NaOH इज इक्वल टू H3PO3 + PH3, बैलेंस हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ चेक करो, P4 है, अकेला ही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का रूल है, जो अकेला होगा उस पर हमें 0 का चार्ज लेना होता है, तो इस पर तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर P पे कैसे निकालेंगे, H पे +1 होता है, ये X और ये -2, तो यहाँ से +3 + X -6 इक्वल टू में 0, तो X -3 0, तो X कितना आ जाएगा हमारे पास, +3। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज आ गया वो कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया +3 का चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारे पास +3। ऐसे यहाँ पे निकालें, H पे +1 होता है, ये हो गया +3, ये हो गया -3, ठीक है। तो अब चेक करके देखो यहाँ पर कि यहाँ पे है +3 और यहाँ पर है -3 और यहाँ पे 0, तो 0 से +3 बन रहा है। अब आप मुझे बताओ ज़रा, जब हम 0 से +3 बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। तो तुरंत आपके माइंड में बात पहुंचनी चाहिए कि हमारे पास 0 है, 0 से हम +3 में जा रहे हैं, मतलब हम राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, और जब हम राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीडेशन होती है। तो 0 से +3 में गए तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऐसी 0 से -3 में गए तो यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन। तो आपने चेक किया होगा, मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये 0, ये +1, ये +2, ये +3, इधर जाते समय ऑक्सीडेशन, और इससे उल्टे आते समय, यहाँ पर आते समय रिडक्शन। तो 0 से हम +3 में जा रहे हैं, मतलब यहाँ जा रहे हैं, तो हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और 0 से -3 में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज़ द DPP रिएक्शन। तो DPP रिएक्शन का मतलब है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसकी खास बात क्या है, एक ही बंदे की ऑक्सीडेशन हो रही है, उसी बंदे की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। वेयर द single species get oxidized as well as reduced, दोनों की, एक ही स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हुई, एक ही स्पीशीज की रिडक्शन हुई, दिस इज नॉन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक था जिसमें हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा और उसके कुछ रूल्स पढ़े। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि ये वाली जो क्लास है इसमें मेरे को आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं, तो उसमें कुछ हमारे पास शुरू हो जाते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। उसको हम बोल देते हैं मोल कॉन्सेप्ट,
एंड कंसंट्रेशन टर्म फॉर सॉल्यूशन तो ये चीज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म फॉर द सॉल्यूशन। कम टाइम में मुझे आपको ज़्यादा देना है, कम टाइम में ज़्यादा बातें आपको बतानी है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर आज डिस्कशन आप सबके बीच में कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द मोल, अगर मैं आपसे पूछूं दर्जन तो तुम बोलोगे सर 12। मैंने बोला भैया दर्जन बनाना लेकर आना, तो तुम कितने बनाना लेकर आओगे? 12 बनाना लेकर आओगे। दर्जन पेन देना, तुम बोलोगे सर 12 पेन। अगर मैं बोलूँ 1 मोल पेन देना, अब कितने पेन लेकर आओगे? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 1 मोल पेन मुझे चाहिए, तो 1 मोल का क्या मतलब होता है? 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है इतने मॉलिक्यूल, पार्टिकल, आयन, ठीक है, एटम। जैसा क्वेश्चन है उसके वो नहीं लिखना है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ CO2, तो CO2 तो मॉलिक्यूल है, तो तुम बोलोगे इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो भैया कार्बन कौन है? एटम है, तो तुम बोलोगे इतने एटम, 0.06.022 10⁻23 एटम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से। तो मैंने आपको बताया अगर आपको किसी चीज़ को नंबर्स में लिखना है, किस में लिखना है? नंबर्स में, तब 1 मोल को हम एवोगैड्रो नंबर के इक्वल रखेंगे। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब दूसरा मतलब क्या बनता है 1 मोल का? दूसरा मतलब क्या बनता है 1 मोल का? इसको समझते हैं कि दूसरा मतलब क्या है। दूसरा मतलब 1 मोल का है, वो है मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। ये अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ CO2, ये बोला मैंने 1 मोल ऑफ CO2, तो अब क्या समझेंगे 1 मोल ऑफ CO2 का क्या मतलब है? तो 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब उसका मोलर मास। अगर आपको 1 मोल CO2 नंबर्स में बताना था, तब हम उसको बोल रहे थे एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपको 1 मोल ऑफ CO2 मास में बताना है कि भैया मास में लेकर आओ कोई 1 मोल चीज़, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ CO2 को जब हम मास में बताएंगे, वो होता है उसका मोलर मास। तो CO2 का मोलर मास कितना होता है? 12 + 16 × 2 32, तो कितना हो जाएगा? 44। अब आपको ना ये याद होना चाहिए कि CO2 का कितना होता है? 44 होता है, ठीक है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, इसका कितना होता है? 180 होता है। सुक्रोज C12H22O11, इसका कितना होता है? 342 होता है। इथेनॉल C2H5OH, इसका कितना होता है? 46 होता है। तो कुछ तो आपको याद ही हो जाने चाहिए। अगर आपने क्वेश्चंस को ट्राई किए हैं तो मोलर मास तो आपको कुछ के तो याद ही हो जाने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 6.022 10⁻23 पार्टिकल ऑफ या फिर मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ऐसे अगर मैं मास में पूछ रहा हूँ तुमसे कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितना मास है, तो कितना मास होगा? 180 ग्राम। अगर मैं पूछ रहा हूँ 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितना मास है, तो तुम बोलोगे सर 342 ग्राम। 1 मोल ऑफ इथेनॉल में कितना मास है? 46 ग्राम। तो 1 मोल का दूसरा मतलब होता है उसका मोलर मास या फिर उसका एटॉमिक मास। ऐसे ही 1 मोल का एक तीसरा मतलब और होता है, 1 मोल का एक तीसरा मतलब और होता है। वो क्या होता है? वॉल्यूम की टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ CO2 गैस, मैंने बोला 1 मोल ऑफ CO2 गैस, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? तो अगर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब है 22.4 लीटर ऑफ CO2। अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो हम लिखेंगे 22.4 लीटर। अगर मास की बात हो रही है तो हम बोलेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। और अगर नंबर्स की बात हो रही है तब हम उसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये तीनों मतलब 1 मोल के होते हैं। तो इतनी बात आपको क्या होनी चाहिए? पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरी जो क्लास होती है ना केमिस्ट्री की, इसमें PPTs वगैरह हम बना के नहीं लाते।
क्योंकि पीपीटी से देख देख के बोलना तो बहुत आसान बात है, कोई भी बोल सकता है, पीपीटी लगी है देख देख के आपको बोल रहे हैं। बट मेन बात ये होती है कि आपको सारी चीज़ें याद हो, आपको सारी कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है क्वेश्चन कहाँ से उठ सकता है। जैसे मैंने आपको बोला रेडॉक्स रिएक्शन में आपसे पूछ लेंगे, एक रिएक्शन दे देंगे, उसमें आपसे पूछेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो वहाँ से क्वेश्चन क्या है उठने वाला है। आपसे पूछ लेंगे ये 4 ऑप्शन है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, तो उसके रूल्स हमने अभी पीछे पढ़े। ऐसे यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में मोल की जो डेफिनेशन है तीनों, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, अकॉर्डिंग टू देयर मास, अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन टर्म्स। इसका क्या मतलब होता है, हर एक सॉल्यूशन की अपनी क्या होती है, हर एक सॉल्यूशन की अपनी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन का मतलब पावर होती है। अच्छा सॉल्यूशन हमें पता होगा दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए हर एक सॉल्यूशन की अपनी एक पावर होती है, अपनी एक सांद्रता होती है, अपना उसमें एक पावर होती है। अगर मैं उसको तेजाब को, 2 बूंदे तेजाब को यहाँ पर गिराऊँ अपनी उंगली पे, तो नेचुरल सी बात है मेरे को जलन फील होगी, मेरी उंगली जलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब कितनी कंसंट्रेशन है, जैसे मान लो आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, यहाँ से लेके वहाँ तक की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 10 मीटर, कुछ बोलेंगे सर 75 इंच, कुछ बोलेंगे सर 120 फुट, कुछ बोलेंगे सर इतने इंच। तो मतलब लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आप इंच ले रहे हो, फुट ले रहे हो, मीटर ले रहे हो, किलोमीटर ले रहे हो। ऐसे ही हर एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं, तो उसमें से सबसे पहली यूनिट्स है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। दिस इज द नॉर्मेलिटी, ध्यान से सुनते जाना। अब सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। अब आपको सबके फार्मूले पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई सा भी फार्मूला हो, टोटल ये 9 फार्मूले हैं, कोई सा भी फार्मूला हो, चाहे पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का कोई सा भी फार्मूला है, ऊपर लगेगा सॉल्यूट, नीचे लगेगा सॉल्यूशन। अब ये रूल है, ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। मैं आपको फार्मूले याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम ये नहीं है आपको बड़ा बड़ा करके बताना, मेरा काम है आपको ट्रिक्स बताना। क्योंकि जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनका एक ही काम होता है, बच्चे फटाफट से कैलकुलेशन करें, इमीडिएटली उसका आंसर दिख जाना चाहिए। क्वेश्चन लिखा है आपको दिख जाना चाहिए कि भैया इसका आंसर ये है। तो कैसे दिखेगा, जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स माइंड में होंगी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, सोल्यूट अपॉन में सोल्यूशन। 11 के 11 9 फॉर्मूले पढ़ते हैं, 9 के 9 फॉर्मूले में ऊपर सोल्यूट आएगा, नीचे सोल्यूशन आएगा। एक है फॉर्मूला बस जिसमें सॉल्वेंट आता है, अदरवाइज ऐसा ही होगा। अब मुझे क्या निकालना है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की क्या होगी, वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, लीटर्स में। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाली बात होगी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो लीटर में ही होती है, बट फिर भी हम लिख रहे हैं। अच्छा सोल्यूट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के क्या होने चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट होने चाहिए। अभी हम बताएंगे कि ये इक्विवेलेंट, यही बता देता हूँ, चलो ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं यही बता देता हूँ। नंबर ऑफ, चलो क्वेश्चन में करते हैं इसको, अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सॉल्व करते हैं। अब हम अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है मोलैरिटी। मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर आएगा सोल्यूट, नीचे आएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन की क्या होती है, वॉल्यूम, और वो किस में होती है, लीटर में। ऐसे ही होता है, सोल्यूशन की होती है वॉल्यूम और वो किस में होती है, लीटर में। और यहाँ पे मोल है तो मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर आ जाएंगे। जोन सा मोलैरिटी निकालनी है तो मोल ऊपर, नीचे वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी निकालनी है तो सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर, नीचे वॉल्यूम। वॉल्यूम तो लीटर में ही होगी। और थर्ड फार्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको बोला था ऊपर कौन आएगा, सोल्यूट, नीचे कौन आएगा, सोल्यूशन।
ये बात तो फिक्स है। अब यहाँ लिखा है मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर भी मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे भी मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, ऐसे चौथा फार्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं मास फ्रैक्शन। दिस इज नोन एज मास फ्रैक्शन। अब ये कैसे निकलेगा, ऊपर कौन आएगा, सॉल्यूट, नीचे कौन आएगा, सॉल्यूशन। अब नाम से क्लियर है, मास। अब मोल नहीं है, अब मास है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, मास, और नीचे भी क्या लिखेंगे, मास। बस सिंपल। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको मास फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, अभी तो हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, ये जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर होगा। अगर मुझे मास फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो मैं बोलूँगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो जिसका निकालना है वो ऊपर आ जाता है, नीचे तो हमेशा सॉल्यूशन ही रहता है। होप आप सबको 4 फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। 5वां फॉर्मूला हमारे पास आता है, उसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। अब मैंने आपको बोला ऊपर कौन आएगा, सॉल्यूट आएगा, नीचे कौन आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ऊपर आएगा सॉल्यूट, नीचे आएगा सॉल्यूशन। अब यह है परसेंटेज बाय मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, परसेंटेज बाय मास। ऐसी 6th फार्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ऊपर कौन आएगा, सॉल्यूट आएगा, नीचे कौन आएगा, सॉल्यूशन आएगा। इनकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है, इसकी भी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। परसेंटेज इनटू में क्या हो जाएगा, 100, सिंपल थिंग। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ऐसे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखिए मेरी क्लास में अगर बच्चे बैठे हैं तो आपको अटेंटिव होकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूँ ना आपको, ये बातें अगर मैं आराम आराम से बताऊँ, धीरे धीरे बताऊँ, ये 10-15 दिन का काम है। मैं आपको इस एक छोटी सी वीडियो में ही सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इसलिए आप अपनी तरफ से क्या होने चाहिए, अटेंटिव होने चाहिए। ढीले ढाले देश के जवान होंगे तो कैसे चलेगा। जो देश के जवान देश की सेवा करना चाहते हैं वो ढीले ढाले पड़े हैं, आलसी हैं, वो कैसे काम चलेगा। आपको पूरा अटेंटिव होना है। मैंने फॉर्मूला बोला परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मैंने बोला परसेंटेज बाय मास, तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्यूशन आएगा, इनटू में 100। मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये 6 फार्मूले आपके सामने लिखे हैं। एक फार्मूला और लिख देता हूँ, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फार्मूला और यहाँ हम लिख देते हैं, जो सबसे अलग है। वो क्यों अलग है अभी आपको बताएंगे, वो अलग क्यों है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7th फार्मूला, जिसका नाम होता है, जिसका नाम क्या होता है, मोलैलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछूंगा मैं, एक क्वेश्चन आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नॉर्मेलिटी होता है n, मोलैरिटी होता है बड़ा M, और मोलैरिटी होता है छोटा m। एक तो ये पता होना चाहिए आपको, बड़ा M होता है मोलैरिटी और छोटा m होता है मोलैलिटी। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। तो मैं मोलैलिटी के बारे में बताते हैं। ऊपर कौन आएगा, सॉल्यूट, और ये मोल है तो सॉल्यूट के क्या आएंगे, मोल। सब फार्मूलों में नीचे आता है सॉल्यूशन। एक ही फार्मूला ऐसा है जिसमें नीचे क्या आता है, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं आता। एक ही फार्मूला है बस जिसमें नीचे क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। और सॉल्वेंट का क्या होता है, वेट होता है इन केजी। अब वेट को तो केजी में मापते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है इन केजी, फिर भी हम लिख रहे हैं। तो एक ही फार्मूला ऐसा है जिसमें नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं आ रही है या सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। वो कौन सा है, वो है मोलैलिटी, जिसमें नीचे क्या आता है, ओनली हमारे पास क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन द केजी। तो इतनी बात हमें क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है m, मैंने आपको बोला m मतलब मोलैरिटी, हमारे पास है n मतलब नॉर्मेलिटी, और हमारे पास है m मतलब मोलैलिटी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो एनडीए 2018 में भी आया है, 2020 में भी आया है। फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है एनडीए का।
अब वो क्या है वो आप मुझे बता दें। वो ये है, इन तीनों में से कौन सा ऐसा है विच नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनमें से कौन ऐसा है विच नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो आंसर आप सबको याद आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे विच इज़ द क्वांटिटी विच नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अदरवाइज़ बाकी ये और ये मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक है हमारे पास 1 मोलर, एक है 1 मोलल, इसको बोलेंगे मोलल, इसको बोलेंगे मोलर, और एक है 1 नॉर्मल। इन तीनों में से मतलब नॉर्मेलिटी, इन तीनों में से हाईली कंसंट्रेटेड कौन सा है? इन तीनों में से हाईली कंसंट्रेटेड कौन सा है? तो हाईली कंसंट्रेटेड कौन होगा? मोलैरिटी होगी, मोलैलिटी होगी कि नॉर्मेलिटी होगी? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपका ऐसा है। वैसे मैं बता देता हूँ, हाईली कंसंट्रेटेड होगा मोलैरिटी, बट इसका रीज़न क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वाई 1 मोलर मतलब मोलैरिटी इज़ हाईली कंसंट्रेटेड अमंग द अदर्स। तो ये बातें आप मुझे लिख करके कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, आप आगे बढ़ लेते हैं। तो ये हमारी थी कंसंट्रेशन टर्म्स के रिकॉर्डिंग। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 5 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी बताओ, नॉर्मेलिटी बताओ। क्वेश्चन 5 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी बताओ, नॉर्मेलिटी बताओ। आंसर सुन लो, व्हाट इज़ द आंसर? अगर मुझे मोलैरिटी बतानी है तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी दे रखी है? लीटर्स में चाहिए, लीटर्स में ही दे रखी है, लीटर्स में दे रखी है 100 लीटर। ओके, अब मुझे चाहिए मोल ऑफ सोल्यूट, बट मेरे को तो ग्राम दिए में। तो अगला फार्मूला, सबसे फार्मूला इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला बता रहा हूँ। अगर ग्राम दिए हो, मोल कैसे बनाते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर मेरे पास ग्राम है और मुझे मोल्स बताने हैं तो इसका फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब गिवन मास कितना है? 5 ग्राम। NaOH का मोलर मास कितना होगा? 40। तो कितना आया? 1/8। ये आ गए मेरे पास अब मोल, ये मैं यहाँ पुट करूँगा। तो ग्राम से मोल बनाते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मोल आ गए 1/8। व्हाट इज़ द आंसर? 1.8001, मतलब 0.00, 3 जीरो लग गई, 1 एंड 2 अप्रॉक्स। ये हमारी क्या आ गई? मोलैरिटी आ गई। दिस इज़ द मोलैरिटी। अब मुझे निकालनी है नॉर्मेलिटी। शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, अगर हमें मोलैरिटी पता लग चुकी है और मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू में मोलैरिटी। ये शॉर्ट ट्रिक आपको पता होना चाहिए। सर n क्या है पूछोगे आप उससे, सर व्हाट डू यू मीन बाय n हियर, इसका क्या मतलब है? तो n यहाँ लिख देता हूँ मैं, n क्या है? n यहाँ पे लिख देते हैं, n इज नंबर। n क्या है? नंबर है। अब नंबर कौन सा हो सकता है? नंबर हो सकता है या तो वो एसिडिटी, n हो सकता है एसिडिटी, या n हो सकता है बेसिसिटी, और या n हो सकता है चार्ज ऑन द कैटायन। फॉर सॉल्ट तो n के 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। n जो है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा मैंने, n या तो एसिडिटी है या बेसिसिटी है या चार्ज ऑन द कैटायन फॉर सॉल्ट है। अब इस चीज़ को आप समझिए कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होता है। मान लो मैंने बोला H2SO4, अब ये तो एसिड है, बट n क्या है यहाँ पे? बेसिसिटी।
ध्यान रखना, अगर एसिड है तो N है बेसिसिटी। अब एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, उसमें जितने H हैं, जितने उसमें H हैं। अब कितने H हैं यहाँ पे 2, तो N की जगह आप क्या पुट कर दोगे 2। अब जैसे मान लो मैंने लिखा MgOH ट्वाइस, अब ये कौन है, ये बेस है। अब बेस के लिए क्या लिखते हैं N की जगह, एसिडिटी, उल्टा है। अब बेस की एसिडिटी कितनी होती है, उसमें कितने OH है, कितने OH है यहाँ पर 2, तो N की जगह हम क्या पुट करेंगे 2। और मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन में है AlCl3। अब AlCl3 कौन है, एसिड है कि बेस है, ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, ये क्या है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट के लिए N कितना होता है, चार्ज ऑन द कैटायन, चार्ज ऑन द कैटायन। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो कैसे ब्रेक करूं, Al+3 + 3Cl नेगेटिव, तो ये कैटायन है और कैटायन पे कितना चार्ज है 3, तो N की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं 3 पुट करने वाले हैं। सो दिस इज द चार्ज ऑन द कैटायन फॉर द सॉल्ट। अगर एसिड है तो हम क्या देखेंगे H देखेंगे, अगर बेस है तो हम क्या देखेंगे एसिडिटी लिखेंगे, बट देखेंगे क्या कि उसमें कितने OH हैं। चलिए आप मुझे बताइए यहाँ पर H3PO3, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। अब इसमें मुझे बताओ एसिडिटी कितनी होगी, एसिडिटी होगी कि बेसिसिटी होगी, नाम से क्लियर है एसिड, तो यहाँ N की जगह हम क्या लिखेंगे बेसिसिटी। कितनी, कि एसिड में कितने H है, यही है, तो 3 H है। नो 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 नो, यहाँ गलती करते हैं, सब बच्चे गलती करते हैं। पहले H3PO3 का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, मैंने देख ली। अब यहाँ से एक ये वाला H जा सकता है, एक ये वाला H जा सकता है, ये नहीं जा सकता क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H को भेज सकती है। तो इस केस में जो हमारी बेसिसिटी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 2, क्योंकि यहाँ से H निकलेंगे। तो एसिड की बेसिसिटी मतलब कितने H हैं, ये तो होती है, साथ साथ हमें ये पता करना होता है कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम एसिडिटी बेसिसिटी बताएंगे। तो पिछले वाला जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा वो था ये वाला, मोलैरिटी हमने निकाल ली थी 0.0012। अब हमें बतानी थी नॉर्मलिटी, तो आप मुझे बताओ N की जगह मैं क्या लिखूं, ये कौन है बेस है, तो N की जगह मैं क्या लिखूं एसिडिटी। अब बेस की कितनी एसिडिटी होती है, उसमें कितने OH हैं, एक ही है, तो यहाँ में क्या आ जाएगा एसिडिटी की जगह 1, मोलैरिटी कितनी है 0.0012, तो हमारी नॉर्मलिटी भी कितनी आ गई 0.0012। सो दिस इज़ द आंसर, जिसको हम नॉर्मलिटी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। होप आप सबको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन हाईली कंसनट्रेटेड होता है, ऐसा क्यों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये तो थे फॉर्मूले जो कि आपको याद करने हैं, सारे फॉर्मूले क्या करने हैं, याद करने हैं। ये सारे फॉर्मूले नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ मास, वॉल्यूम, मास फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सब आपको पता होने चाहिए। आगे टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है कुछ लॉज के बारे में, लॉज लॉ फॉर द मैटर। अब लॉ क्या होते हैं, 5 लॉ हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला लॉ है जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। तो हमें पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ क्या बोलता है। बॉयल्स लॉ बोलता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। सीधी सी बात है, ये गैस का बीकर भरा पड़ा है, ये गैस का बीकर पड़ा, आप इस पर प्रेशर लगा रहे हो, तो जितना प्रेशर आप लगाओगे उतना वॉल्यूम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो प्रेशर अगर आप बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगी, कम हो गई। इसको हम बोलते हैं
बॉयल्स लॉ हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये v ऊपर आ जाएगा तो पी वी इज इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बॉयल्स लॉ आ जाएगा। अच्छा, नाम से कैसे, बी मतलब बार, और बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट कितनी होती है, 5। एक होती है न्यूटन मीटर -2 फोर्स अपॉन एरिया, एक होती है एटमॉस्फेयर, एक होती है बार, एक होती है mmHg। ठीक है, तो ये सब किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। एक होती है पास्कल, तो आपको पता होने चाहिए, दे ऑल आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो किसी गैस के केस में अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हो रही है। इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। सबसे फेमस बात है ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ P का और V का, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता है ऐसे। दिस इज द ग्राफ फॉर द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर मैं यही ग्राफ बनाता P के बीच में और 1/V के बीच में, अगर मैं यही ग्राफ बनाता P के बीच में और 1/V के बीच में, यहाँ 1/V है, ध्यान से देखना। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, जब भी बॉयल्स लॉ लगेगा तो टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ मैं लिखूंगा T जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ पे भी मैं लिखूंगा T जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। सिंपल। तो इतनी बात अगर हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड, तो यहाँ से हमारा हो जाता है बॉयल्स लॉ कि प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा लॉ हमारे पास आता है, उसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, अब चार्ल्स लॉ का मतलब है टेम्परेचर से रिलेटेड। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होती है, बढ़ती है। दिस इज नॉन एज चार्ल्स लॉ। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा प्रेशर। प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इस पूरे लॉ में जो प्रेशर है वो होना चाहिए कांस्टेंट, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, T अपॉन में V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, T अपॉन में V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे T, यहाँ पे V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, और यहाँ मैं लिख दूंगा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर इज द कांस्टेंट। तो इसको हम बोल देते हैं चार्ल्स लॉ। दिस इज नॉन एज चार्ल्स लॉ। ऐसे अगर मुझे इसका दूसरा ग्राफ बनाना होता, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना होता, अब देखो T है और यहाँ पे V है, और T अपॉन में V क्या है हमारे पास, K के इक्वल है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। सही है। दूसरा ग्राफ अगर मैं यहीं पर ही क्या ले लेता, T ले लेता, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता, V, इधर है वॉल्यूम, इधर है मेरे पास क्या है, टेम्परेचर, तो ग्राफ तब भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। मतलब प्रेशर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रेशर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई, इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ, इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ एंड दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। ये अगर हमारे दिमाग में बात सेव है तो इससे आगे हम बढ़ते हैं तीसरे लॉ की तरफ। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, दिस इज नॉन एज गेल-यूसेक्स लॉ। नेक्स्ट जो लॉ आता है हमारे पास, देखो बॉयल्स में हमने क्या करा, प्रेशर और वॉल्यूम उल्टे हो गए। चार्ल्स में क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ गया। यहाँ टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। अब गेल-यूसेक्स लॉ क्या बोलता है, अब वो कहता है यहाँ पे आप क्या रख लो, वॉल्यूम कांस्टेंट रख लो, क्योंकि बारी बारी से सब होने चाहिए ना। वॉल्यूम कांस्टेंट रख लो, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हम कहाँ देखने को मिलता है हमें, ये हमें देखने को मिलता है
गाड़ी के टायर की हवा में, गाड़ी का टायर है, एलॉय व्हील लगा रखे हैं आपने, दिस इज द टायर, और उसके अंदर आपने हवा भर दी। अब जो गर्मियों का टाइम होता है जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो आप अगर 32 हवा डलवाते हैं ना अगले में और 35 डलवाते हैं पिछले टायर्स में, तो आप फुल हवा नहीं भरवाएंगे, आप थोड़ी सी हवा कम करके भरवाएंगे, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा है, वो हवा फैलेगी, टायर फटने का डर है। इसलिए आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी अपने घर में घर वालों को ये बात बोल सकते हैं, वो समझ जाएंगे आपको कि आपको भैया साइंस आ गई है, वो समझ जाएंगे। जिस दिन गर्मी होगी उस दिन अगर आप हवा भरवा रहे हैं, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो आप कम प्रेशर रख के भरवाते हैं। अगर 32 पे टायर फुल होता है तो आप 30 तक भरवाएंगे, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ने वाला है, तो इसका मतलब टायर फैलेगी, हवा फैलेगी, टायर आपका फट भी सकता है। तो ये है बॉयल्स लॉ, ये है चार्ल्स लॉ, ये है गेल-ल्यूसिक्स लॉ। ऐसी चौथा लॉ होता है, उसको हम बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसने एक जरा सी बात बोली है, इसने एक जरा सी बात बोली है, क्या बात बोली है समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे है गैस N2 की और यहाँ पे गैस है O2 की। N2 का जो प्रेशर है वो है 5 एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो भी है 5 एटमॉस्फेयर। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, जब आपने मिक्स करा अब कितना प्रेशर हो जाएगा, तो टोटल जो प्रेशर है वो कितना होता है, वो अलग अलग गैस के पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये जो मैं पार्शियल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, ये जो मैं पार्शियल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पार्शियल का मतलब होता है मिक्सचर में से किसी एक गैस का प्रेशर। कोई एक मिक्सचर है गैसेस का, उसमें से किसी एक गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम बोल लेंगे पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। दिस इज नॉन एज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको हम बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और अगर मैं ये तीनों लॉ को कंबाइन करूँ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-ल्यूसिक्स लॉ, अगर मैं इन सारे लॉ को कंबाइन करूँ तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज नॉन एज आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज नॉन एज PV इज इक्वल टू nRT। n यहाँ पर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, r यहाँ पर होता है, r यहाँ पे होता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स जूल। अगर हमारा क्वेश्चन जूल में चल रहा है तो हमने r की वैल्यू को लिखना है 8.314। ठीक है, इसको अगर आप ये नहीं लिखना चाहते आप इसको 25/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 25/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 8.314। ऐसे थोड़ा आगे बढ़ें, एक और r की वैल्यू होती है, वो होती है 0.0821। ये 0.0821 कब होती है, जब हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेशर चल रहा हो। एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है। जब हम देख लें हमारे क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर में प्रेशर चल रहा है, तो उस केस में हम r की वैल्यू को कितना लेंगे, 0.0821 लेंगे, और r की वैल्यू को हम 2 भी ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.98 लेते हैं, बट इसको हम 2 लिख देते हैं जब ये ही क्या हो, कैलोरी में क्वेश्चन हो। देखो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये तो सेम रहेगा। फ़र्क क्या हो रहा है, अगर जूल में है तो ये लेना है, अगर कैलोरी में है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए 1 जूल में कितने कैलोरीज होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए 1 जूल इज इक्वल टू 4.184 कैलोरी। तो दिस इज़ द रिलेशन कि जूल में कितने कैलोरीज हैं। अगर ये जूल में, अगर कैलोरी में क्वेश्चन है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 होने का मतलब है ये हो जाएगा कैलोरी, जूल से मैंने कैलोरी बना दिया, यूनिट हमारी क्या रहने वाली है, कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, ये हमारी r की यूनिट होती है।
और आगे क्या है यहाँ पर टी, टी क्या होता है टेम्परेचर, ये हमेशा हम किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। दिस इज़ नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। समझ में आया आपको बात? तो इतने सारे टॉपिक को अगर आप अच्छे से याद कर रहे हो तो आपकी नंबर भी केमिस्ट्री में तो फुल में से फुल ही आने वाले हैं। 2 टॉपिक हमारे पास शेष बच गए, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या है, वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली बहुत सारी तरह की रिएक्शन है। अभी हम 4 तरह के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड होगा उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होगा उसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होगा उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कॉम्बिनेशन, जैसे H2 + Cl2 2HCl। तो जहाँ आप देखो 2 रिएक्टेंट से एक बन रहा है तो ये हमारी क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 + I2 2HI, N2 + H2 2NH3, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे 2 चीज़ें जुड़ रही है, इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। और यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट लेते हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताएंगे, अगर मुझे पता लगेगा किसने लेक्चर सुना है अच्छे से, किसने नहीं सुना। जिन्होंने क्वेश्चंस पुट किए होंगे तो मतलब वो लेक्चर को सुन रहे हैं, अदरवाइज़ आप सब स्किप मार के देख रहे हैं। तो मुझे बताइएगा आप कि हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो आप ये तीनों रिएक्शनों को देख सकते हो, दे ऑल आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला होता है डीकम्पोजिशन, जहाँ पर हम तोड़ें। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो जैसे डीकम्पोजिशन में हम क्या लिख सकते हैं, डीकम्पोजिशन में हो जाता है हमारे पास CaCO3 CaO + CO2। अच्छा, ये होती है डीकम्पोजिशन। अच्छा, जब भी डीकम्पोजिशन होती है तो 3 तरह से होती है, या तो आप हीट दे के कर सकते हो, या आप लाइट दे के कर सकते हो, या आप इलेक्ट्रिसिटी दे के कर सकते हो। तो या तो हीट दे के तोड़ो, या लाइट दे के तोड़ो, या इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ो। तो ये जो आपने अभी तोड़ी है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ये कैसे तोड़ी है, ये दिए डेल्टा, डेल्टा मतलब हीट दे के। और यही अगर आपके पास होता 2AgCl और इसको हम तोड़ते 2Ag + Cl2, यहाँ हमें क्या करनी होती, लाइट देनी होती, हम लाइट दे के इसको तोड़ते। और यही हमारे पास होता है जब इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो वो वाटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती, आज ये पता होना चाहिए, ये बनती कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे बनती, एनोड पे। इसको बोलते हैं विद इलेक्ट्रिसिटी। और जिस प्रोसेस में हम H2O को तोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। और कौन सी गैस कहाँ पे बनती है, मैंने लिख दिया, कैथोड पे, एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है तो वो एनोड पे जाएगी। कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है तो वो कैथोड पे जाएगी। तो ये जो 3 रिएक्शन है, हीट दे के तोड़ना, लाइट दे के तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ना, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज़ को डिस्प्लेस करवा रहे हो। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब जिंक है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना, और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, 0 -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, इस पे +2, और यहाँ पे 0। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। ध्यान से देखो, 0 से बन रहा है +2 मतलब ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से बन रहा है 0 मतलब कि रिडक्शन। और जिंक ने क्या करा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी हमारे पे होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखने से पता लग जाता है, लेड नाइट्रेट है,
सोडियम क्लोराइड है, लेड क्लोराइड बना, सोडियम नाइट्रेट बना। देखने से हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि Cl यहाँ आ गया, NO3 वहाँ चला गया, यहाँ 2 टाइम ले लेते हैं। तो अब ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन किसको डिस्प्लेस करवा सकता है? तुम्हारी केमिस्ट्री में एक सीरीज होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। इसमें जो ऊपर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सबसे ऊपर होता है लिथियम, वेरी रिएक्टिव, सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, ये बहुत रिएक्टिव है। मतलब जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को क्या करवा सकता है? डिस्प्लेस करवा सकता है। सबसे नीचे होते हैं हमारे पास कॉपर, ठीक है, Pd कॉपर, यहाँ पर होता है हमारे पास सिल्वर, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, और Pd। तो दे ऑल आर द लेस रिएक्टिव। नीचे वाले जो चारों हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। इसलिए कभी भी आप देखेंगे Pt और Pd का हम यूज़ कहाँ करते हैं? Pt और Pd का हम यूज़ करते हैं वो बताने के लिए, क्या बताने के लिए? लोकेशन बताने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट कुछ कॉन्सेप्ट में हम पहुंच चुके हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट में हम आ चुके हैं। वो क्या है? वो है हमारे बीच में अंतिम बात कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? विच एल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दें? चेंज कर दें। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट होता है, कुछ खास बच्चे होते हैं उनका डाउट होता है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सर अच्छा ये बताओ, वो कहते हैं सर कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। कुछ कहते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें। ऐसा नहीं है, कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कम भी कर सकते हैं। तो आपको सारे कैटलिस्ट याद करने हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन कैटलिस्ट है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन कैटलिस्ट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में HNO3 बनता है, हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट है। तो ये तीनों कैटलिस्ट के जो नाम बोल रहा हूँ मैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कॉन्टैक्ट, ओस्टवाल्ड और हेबर प्रोसेस, इनमें कौन कौन से कैटलिस्ट क्या है यूज़ होते हैं। वेजिटेबल घी जब तैयार होता है फैट से, उसमें कौन सा कैटलिस्ट लगता है। ज़्यादातर जो कैटलिस्ट होंगे वो डी ब्लॉक के होंगे। डी ब्लॉक का मतलब निकल, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम, यहाँ के ज़्यादातर कैटलिस्ट हम रिएक्शंस में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो इतनी बातों का पूरा सम करके आज मैंने आपके बीच में रखा है। ये सारी बातें आज मैंने आपके बीच में रखी हैं। होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सबका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, मेरी पूरी ताकत रहेगी, मेरा पूरा उत्साह ये रहेगा कि आपके केमिस्ट्री का सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं जाना चाहिए। तो जितनी बातें आज मैंने आपके बीच में आकर के कही हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हो, कुछ कुछ बीच बीच में से टॉपिक उठाए हैं, पहले भी 2-3 लेक्चर लगे हैं, उनको भी आप देखिए ताकि आपकी कमांड अच्छी बने। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो अभी आपका एग्ज़ाम 5-6 दिन के अंदर ही है, तो उसी के दौरान हम एक क्लास और ले आएंगे। अगर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे तब। अदरवाइज़ हमने पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का समराइज वे में अपनी वीडियोस में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यही पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ आप सब ऐसे ही स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें और पूरे उत्साह के साथ देश की सेवा करने के लिए आपको मौका मिले। आप देश की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें जाकर देश की सेवा कर सकें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, प्यारे जवानों।